हेलो एंड वेलकम टू जीके ट्रिक इंडिया। आज हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट का बेसिक जो मतलब होता है वो जानेंगे, किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है, किस प्रोविजंस को किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। इन कुछ बेसिक चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अमेंडमेंट का जो एक बेसिक मतलब होता है वो ये होता है कि बदलाव लाना किसी भी चीज़ में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया है कि जो चेंजिंग कंडीशंस हैं या ज़रूरतें जिस तरह से बदल रही है, नीड्स जिस तरह से बदल रही हैं, पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उनके अकॉर्डिंग बदल सकता है, अमेंड कर सकता है। हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है जैसा कि ब्रिटेन के अंदर दिया गया है, और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है जैसा कि यूएसए के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि वो एक मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। आर्टिकल 368 जो है पार्ट 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है वो बेसिकली पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है उसके साथ में डील करता है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट जो है बेसिकली कोई चीज़ ऐड कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आ सकता है, पूरी तरह से हटा सकता है, सिर्फ उस प्रोसीजर के थ्रू जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। पार्लियामेंट हर चीज़ को अमेंड कर सकता है सिवाय कुछ बेसिक फीचर्स के जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, और वो जो बेसिक फीचर्स हैं वो किसी भी जजमेंट के अंदर या कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से मेंशन नहीं है। ये हम केवल कुछ बेसिक जो जजमेंट्स पास्ट में होते हैं उनके बेसिस के ऊपर डिकोड करते हैं कि ये कुछ पार्ट्स है जो बेसिक फीचर्स को फॉर्म करते हैं और इनको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन किया गया है। अमेंडमेंट के लिए जो बिल है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेजिस्लेचर के नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब ये है कि स्टेट के पास में अमेंडमेंट के जो बिल है उसको इनिशिएट करने की कोई पावर नहीं है। जो अमेंडमेंट का बिल है वो मिनिस्टर भी पास कर सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर जो कि मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन मेंबर है पार्लियामेंट का, वो भी इसको इनिशिएट कर सकता है। बिल को इनिशिएट करने के लिए हमें प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बिल जो है दोनों ही हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा जो है पास किया जाना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। दोनों का टुगेदर मेजॉरिटी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, दोनों को अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पे पास करना पड़ता है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई भी तरह का जॉइंट सिटिंग का जो एक प्रोविजन है वो प्रोवाइड नहीं करती है। किसी भी फेडरल प्रोविजन को अगर हमें अमेंड करना है तो उसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको भी रेटिफाई करना पड़ता है। सभी स्टेट्स को जो है रेटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट 50% ऑफ स्टेट्स अगर जो हैं वो अगर रेटिफाई कर देंगे तो बिल पास हो जाएगा बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब दोनों ही हाउसेस पास कर देंगी, स्टेट की जहाँ ज़रूरत है वो रेटिफाई कर देंगे, तो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास में चला जाएगा। उसके व्यूज़ को लेने के लिए प्रेसिडेंट को जो बिल को असेंट देना ही पड़ता है, ना तो उसे रोक सकता है ना ही वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। एक बार जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो बिल पास हो जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट 3 तरह के होते हैं। 2 आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। एक जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा थ्रू रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, और तीसरा बाय सिंपल मेजॉरिटी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है और उसका जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। ऑर्डिनरी बिल के अंदर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है। इसमें प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। वेरेज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर बोला गया है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको असेंट देना ही पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। अमेंडमेंट के बारे में डिटेल्स हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी कई तरह की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ की गई है। इन सबको समझ लेने के बाद में हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से किस चीज़ में चेंजेस लाया गया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रेफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें कहीं पे भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंशन नहीं है, तो मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसी का 50% कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन बेसिकली इलेक्शंस के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि 50% वोट्स आ गए तो आप इलेक्शन जीत गए।
Effective majority means more than 50% of the effective strength of the House, implies that out of the total strength, we deduct the vacant seats. When the Indian Constitution mentions all the then members, that refers to the effective majority. जिसका मतलब जो सीट्स वेकेंट हैं हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी सीट जो लोग ऑक्यूपाइड है वो आए हैं या नहीं आए हैं, उस फैक्ट को इग्नोर करते 50% कैलकुलेट कर लिया जाएगा. Simple majority refers to the majority of more than 50% of the members present and voting. This is also known as functional majority or working majority. The simple majority is the most frequently used majority in parliamentary business. When the constitution or the laws do not specify the type of majority needed, the simple majority is considered for voting. Then comes special majority. Special majority as per Article 368 requires a majority of 2/3 members present and voting, supported by more than 50% of the total strength of the House. This type of majority is used for most of the constitutional amendment bills. Next is the provisions that can be amended by simple majority of the parliament. Simple majority is 50% of the members present and voting. So these are some basic features that can be amended by simple majority, that are admission or establishment of new states, formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states, abolition or creation of legislative councils, second schedule that includes emoluments, allowances, privileges and so on of the president, the governors, the speaker, judges, etc., quorum in the parliament, salaries and allowances of the members of the parliament, rules of procedure in the parliament, privileges of the parliament, its members and its committees, use of English language in parliament, number of pews and judges in the Supreme Court, conferment of more jurisdiction on the Supreme Court, citizenship, acquisition and termination, elections to parliament and state legislatures, delimitation of constituencies, union territories, fifth schedule that includes administration of scheduled areas and scheduled tribes, sixth schedule that includes administration of tribal areas. Some provisions of the constitution that are being amended by special majority of parliament and consent of states. The provisions of the constitution related to the federal structure of the polity can be amended by special majority of the parliament and also with the consent of half of the state's legislature by simple majority. If one or some or all the remaining states take no action on the bill, it does not matter. The moment half of the states give their assent, the formality is completed. There is no time limit within which the states should give their consent to the bill, which is a drawback. Following are the provisions that can be amended in this way, that include elections of the president and its manner, extent of the executive power of the union and the states, Supreme Court and High Courts, distribution of legislative powers between the union and the states, any of the lists in the 7th schedule, representation of states in the parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedures. By special majority of parliament, a few of the sections or provisions of the constitution can be amended. They include fundamental rights, directive principles of state policies, and all of the provisions which are not covered by the first and the third categories, that is by simple majority and simple majority with ratification of the states. So, as I told you in the beginning, there are a few basic features which cannot be amended in the constitution that was declared by the judgment of Keshwanand Bharti case in 1973 by Supreme Court. The basic features are not mentioned in any part of the constitution or in any judgment in details, but these are the features that we have concluded on the basis of the judgments that have been given in the past. So let us go through a few of the basic features of the constitution. They are supremacy of the constitution, welfare state, socio-economic justice, principle of equality, sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity, judicial review, free and fair elections, the secular character of the constitution, freedom and dignity of the individual, independence of judiciary, separation of powers between the legislature, executive and the judiciary, parliamentary system, limited power of parliament to amend the constitution, federal character of the constitution, rule of law, effective access to justice, unity and integrity of the nation, harmony and balance between fundamental rights and DPSP, and reasonableness. Last in this topic that we will discuss about is that
with everything there comes some criticism, and we should accept that. The Constituent Assembly that provided us with the basic amendment procedure to adjust with the changing needs and changing times had some basic criticisms as well. The major criticism being that जो असेंबली थी उन्होंने सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में दी थी और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास में कोई भी तरह की पावर्स नहीं थी. Other criticism being that major part of the constitution amended by the parliament alone, either by special majority or by simple majority. There are a very few topics that come under the procedure of special majority with ratification of states by simple majority. Another criticism being that constitution does not describe time frame within which the state legislature should ratify or reject an amendment. And the last one being that there is no provision of joint sitting for constitutional amendment bill. Here we end our discussion upon amendment. About the details of the bills, how they are discussed, how they are passed, how are they disagreed upon, will be discussed in the next topic when we study parliament. Thank you.